हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने सीए इंटर ग्रुप 1 के लास्ट पेपर, और जो कि पेपर है आपका इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का मिला के जिसे टैक्सेशन का पेपर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है और आपका पास और फेल होना इसी पेपर के ऊपर डिसाइड करेगा। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज एक पेपर था आपका कॉस्टिंग का, और कॉस्टिंग के पेपर के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी कि ये वाले चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है और आप ये पढ़ के जाना। तो एक एक क्वेश्चन में मैच कराऊंगा कि कहाँ से आया और स्टडी मैट से पेपर आया या नहीं आया, और आपके हिसाब से पेपर कैसा जाना चाहिए था, क्या ये पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, क्या था। तो हम तीन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। पहली चीज कि हमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्टिंग का पेपर, उसकी जो रेलेवेंस थी हमारी, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो कितनी जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो टैक्स वाली स्ट्रेटेजी है हमारी, ये वाली टैक्स की स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसी टैक्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, जो आप अपने चैनल पे जाएंगे तो केडीसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो एक चैनल दिखेगा आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा वीडियो में नीचे जाके, तो ये लास्ट में थोड़ा सा और नीचे जाके स्क्रॉल करके 6 महीने बाद पहले वाली वीडियो में देखिए। 8000 से ज्यादा बच्चे इसे देख चुके हैं। कमेंट्स में पढ़िएगा कि ये वाली स्ट्रेटेजी कितनी काम की हुई थी। तो उस वीडियो से ये वाली स्ट्रेटेजी एनहांस कैसे है वो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें हमने सुपर 30 डाला है। मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके इनकम टैक्स के जो मेजॉरिटी चैप्टर्स के मेजॉरिटी कंसेप्ट्स को कवर करते होंगे। तो पहले वाली स्ट्रेटेजी से एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजी है, दोनों का एक पीडीएफ आपको पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बाकी वीडियोस को लाइक वगैरह करना, जो भी करना होता है वो कर दीजिए, ताकि आपके जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो पहुंच सके। हम आगे सीधा पेपर पे, और ये मैंने सामने खोल लिया है स्ट्रेटेजी कि क्या हमने इंपॉर्टेंट लगाया था और क्या क्वेश्चन में आया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका, जिस क्वेश्चन में पूछा है EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपसे पूछा है। इसे EOQ के क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सॉल्व किया जाता है, जिसमें A आपके पास है, ये रहा ए आपके पास है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट आपके पास है, एस ये रही, और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रही आपकी। तो सामने क्वेश्चन है ईओक्यू का क्वेश्चन, इसे हम बैच क्वांटिटी में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी बोलते हैं। अगर आपको देखना है कि स्ट्रेटेजी में कहां लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ईओक्यू का क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन, तो बैच में भी दिखा देता हूं कि ये बैच कॉस्टिंग के कौन से क्वेश्चन की तरह है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह है। तो जो भी बच्चे स्टडी मैट सिर्फ पढ़ के जाते हैं, किसी भी ऑथर की बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि बैच कॉस्टिंग में आप आ गए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए बैच कॉस्टिंग का मैं दिखाता हूं आपको। मई वाले पेपर में हम आ गए वापस। तो पहला ये क्वेश्चन बैच क्वांटिटी, जैसे वीडियो खत्म होगी बैच आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वाला चैप्टर निकालना आप, और उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसी की तरह, कोई भी डिफर नहीं है इसमें। फिर से वो कहता है कि अगर हम ऑर्डर साइज 7500 कर दें तो बताइए क्या डिफरेंस आएगा और क्या इकोनॉमिक बैच में कितनी कंपैरेटिवली कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, सबसे इजी क्वेश्चन। और अगर किसी ने ईओक्यू चैप्टर पढ़ रखा है मटेरियल का, बैच क्वांटिटी की तरफ देखा भी नहीं है, तब भी इस क्वेश्चन को वो श्योर शॉट एक बार में सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये था आपका पहला क्वेश्चन। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कौन सी इंडस्ट्री से आया है देखिए। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो जब भी लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता है, इन्होंने कहा बोनस प्लान बनाना है हमें। ये देखिए होलसेल ओवन का प्लान है, मैंने स्ट्रेटेजी निकाली। मटेरियल में पहले ही दिखा चुका हूं आपको, वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ईओक्यू की तरह सॉल्व होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर जब लेबर चैप्टर निकालते हैं तो लेबर चैप्टर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हाईलाइटेड है, स्टार मार्क्ड है कि ये तो क्वेश्चन करके जाने हैं। तो जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके, वो होलसेल का क्वेश्चन आया है और आपसे पूछा गया है किस तरीके से होलसेल और ओवन दोनों की इसमें एप्लीकेशन की जाएगी। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम रेलेवेंस डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम में किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से क्या फायदा होता है। अब आते हैं हम सी पॉइंट पे। सी पॉइंट क्वेश्चन है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से, फिर से 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, ब्रेक इवन सेल्स, टोटल वैल्यू, ये सारी चीजें हमसे पूछी। देखिए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं, मटेरियल, मार्जिनल और लेबर, और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको मटेरियल, मार्जिनल और लेबर से ही मिले हैं। मार्जिनल के अंदर फिर से सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस डिजायर्ड सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट। और जब आप क्वेश्चन खोलेंगे तो यही क्वेश्चन में है कि डिजायर्ड सेल्स क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, कितना हम कमा सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज पेपर में उतरा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे पेपर में। ये बिल्कुल स्टडी मैट जैसे पेपर है, कोई भी बुक आपने रेफर की होगी, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में अटक गए, तो कौन से बच्चे अटक गए होंगे वो बताता हूं। जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ रखी है वो भी बच्चे वीडियो देखे जो नवंबर वाले पेपर में करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है आसान है, सर ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं मैं आपको। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 25%, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट। अगर आप इस फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो, जो कि कितना आएगा 30%, 30% से आपने डिवाइड कर दिया और 30% से डिवाइड करके आ जाएगा आपको ब्रेक इवन पॉइंट।
बीईपी सेल्स आ जाएगी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो आपको बीईपी जो भी आएगा उसे 70% से डिवाइड करोगे 75 से, तो वो आ जाएगी आपकी टोटल सेल्स। एक बार क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स पता चल गई, फिर क्वेश्चन में आप इससे कंट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें एज इट इज पूरी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का यही पॉइंट है कि क्या आपको आता है ब्रेक इवन का फॉर्मूला। और जो कैच था इस क्वेश्चन में, जो काफी बच्चे अटक गए होंगे, जैसे एक दो बच्चे मेरे से डाउट पूछे थे कि सर इसमें समझ में नहीं आया कैसा करना था, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स का जो परसेंटेज है उसे आप टोटल सेल्स के परसेंट मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो बीईपी का परसेंटेज शो करता है। ये चीज बच्चों को नहीं पता थी, जो भी बच्चे फंस रहे होंगे। बाकी ऐसे कितने ही क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, आपको वो चीज आनी चाहिए थी। इंस्टीट्यूट में इस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे चलते, तो कई बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है सी वाले का, तो सी वाले का डाउट क्लियर कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उन बच्चों ने जो पढ़े नहीं थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। आगे डी पॉइंट, फिर डी पॉइंट क्वेश्चन आया सर्विस कॉस्टिंग का। सर्विस कॉस्टिंग में जनरली ऐसा माना जाता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, बाकी के कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यही वाला वो अटेम्प्ट था जिसमें बाकी इंडस्ट्री से क्वेश्चन आना था। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कौन सी इंडस्ट्री से क्वेश्चन है? टोल प्लाजा। तो मैं आपको दिखाता हूं सर्विस कॉस्टिंग। ये रही सर्विस कॉस्टिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट। अगर आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देखा तो होटल, टोल, सिनेमा ये लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आपने टोल वाला क्वेश्चन किया हुआ, चाहे इलस्ट्रेशन 10 है या इसी की जैसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल सिमिलर है ऐसा। मतलब आप स्टडी मैट का पकड़े रहिए साथ और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होकर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने दिखाया आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ जाओ वही जल्दी से। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये टोल का क्वेश्चन है। इतने टाइप के यहाँ पर व्हीकल आ रहे हैं जिससे अलग अलग रेट्स चार्ज किए जाते हैं। क्या रेट्स चार्ज किए जाते हैं वो बताया गया है। अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज पाएंगे कि इस क्वेश्चन में इतने इतने व्हीकल्स हैं। इससे मतलब टेबल ना बना के उसने आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है और बाकी खर्चे वगैरह जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही दिए हैं। आपको अमाउंट पूछे कि इसका देखिए टोल चार्जेस फॉर मीडियम वेट व्हीकल कितना है? 2.5 टाइम जो लाइट व्हीकल का है और हैवी व्हीकल का 2 टाइम्स है। ये जो बात इस तरीके से दी गई है वो क्वेश्चन में इस परसेंटेज से। अगर आप इसमें बोल दे कि देखिए कि ये 4 गुना है और ये 6 गुना है और ये 9 गुना है, तो ऐसे कह लीजिए या टेबल बना के कह लीजिए, बात वही है। तो बिल्कुल स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन है ये था आपको क्वेश्चन नंबर डी तक। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट अगर आपने सही से कर लिए हैं, मतलब 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, तो इसका मतलब 20 नंबर आपके पैक थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आने की जरूरत नहीं थी। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के हिसाब से और स्टार्टिंग के सबसे पहले वाले 3 टॉपिक से मिले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। आगे चले हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है देखिए। ये क्वेश्चन भी हालांकि आप मटेरियल का बोल सकते हैं, लेकिन मटेरियल से ज्यादा ये क्वेश्चन है बजट का। अगर आपने बजट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कई बार बच्चे बजट वाला चैप्टर भूल जाते हैं। और जो बच्चों ने कल से परसों से जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बजट वाले दो लेक्चर के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कवर किए थे, वो सारे मैंने सभी को भेजे थे। और आई होप इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। जैसे हमने कंजम्पशन पूछा है हमसे मंथ बाय मंथ का, ठीक है, और टोटल भी पूछा है, मंथ वाइज क्वांटिटी वैल्यू। एक तरीके से मटेरियल का बजट बनाना था आपको, और मेथड कौन सा लगाना था? फीफो मेथड लगाना था आपको। इसमें और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन दिया है आपको, रॉ मटेरियल परचेज, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे आपके बजट के अंदर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मटीरियल के ऊपर बेस्ड है, मतलब मटीरियल बजट बनवाना चाहता था वो आपसे। मतलब प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, जो मटीरियल के बेस्ड बजट होते हैं, बस वही बनवाना चाहता था वो आपसे। ठीक है, ये कितने मार्क्स का आया था? 10 नंबर का। इजी क्वेश्चन था और जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। फिर आ गए हम बी पार्ट पे। बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन किस चीज का है ये पढ़ लेते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है बोथ ईयर्स का विदाउट कंसीडरिंग एस्केलेशन क्लॉज, मतलब महंगाई। ये 2 सालों वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। क्या इन स्टडी मैट में ऐसे क्वेश्चन है? आंसर इज यस। स्टडी मैट में 3 ईयर वाला क्वेश्चन था, ये 2 साल वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे स्टडी मैट के अंदर दिया हुआ है। किसी की भी बुक, ना मेरी ना किसी ऑथर के, किसी की भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टडी मैट बेस्ड रिवीजन करते हैं आप एग्जाम के दौरान, तो स्टडी मैट से ही आपको सारे पेपर मिलते हैं। स्टडी मैट पे पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम थर्ड वाले क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट क्या है? फिर से आपको बजट बनाना है, करंट पोजीशन दिखाना नेक्स्ट ईयर की, जो कि प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कंपनी एज अ होल दे रहे हैं। तो फिर से ये एक बजट का क्वेश्चन है। और बजट के अंदर ये कैसा क्वेश्चन था वो बताता हूं मैं आपको कि ऐसा कौन सा इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल था जिसमें बजट का ऐसा क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन ने कहा कि हम प्रोजेक्ट जेड वगैरह बना रहे हैं, इतने यूनिट्स बना रहे हैं, आगे जाके XY भी बना रहे हैं, और फिर आगे जाके सेलिंग प्राइस ये होगा, और आगे जाके हम ये सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए चेंजेस बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर में क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेड वगैरह की 15% से सेल्स ड्रॉप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट वाई की जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी 5% से। वेरिएबल कॉस्ट लेबर की सेम रहेगी। ये क्वेश्चन कहाँ पर है बजट के अंदर, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। बजट के अंदर जब आप आ जाएंगे तो बजट के अंदर है आपकी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल, दोनों में ही ऐसा क्वेश्चन है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकल के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, वो दिखाता हूँ।
इलस्ट्रेशन 4, जिसके अंदर बस हमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना था और इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपने किया हुआ होगा, थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो आपके क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कहाँ से आया। मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, जिसमें चेंजेस वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड बस, जी देखिए प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है ऐसा, जिसके अंदर चेंजेस बताए हुए हैं उन्होंने। मैं एक बार देख लेता हूँ फटाफट से कि क्या क्या चेंजेस थे उस वाले क्वेश्चन में। तो एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर कोई है। चलो अभी टेक्स्ट का पेपर है आपका, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में है, अगर बच्चे पुराना वाला प्रैक्टिस मैनुअल फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें क्या बताता है कि अगले साल ये चेंजेस होने वाले हैं हमारे। तो ये कॉस्ट शीट से भी तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका बजट वाला क्वेश्चन। फिर से आगे, फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने फिर से पूछा है आप कॉस्ट शीट बनाइए। तो क्या कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट होती है? हम चले गए कॉस्ट शीट में। ये रहा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या बनवाती है हमसे? सबसे पहले कॉस्ट शीट ही बनवाती है। इतने प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशन करके गए होगे आपको, तो आपका सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाने का ही काम होता है इसके अंदर, और कॉस्ट शीट ही बनवाई है आपसे। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वगैरह आपसे पूछे हैं। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज का क्वेश्चन है? उन्होंने कहा अपॉर्शनमेंट करिए जॉइंट कॉस्ट का। तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट सबसे इजी चैप्टर है। जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट बोला है किसके बेसिस पे? सेल वैल्यू ऑफ एक्स और बाय प्रोडक्ट की जेड स्प्लिट ऑफ पे। तो कई बच्चे मेथड पढ़ के जाते हैं, फिजिकल यूनिट, ये यूनिट, वो यूनिट, सारे मेथड्स ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कोई मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप स्पेसिफिकली इसी मेथड से क्वेश्चन को करिए, तो वो क्या चाहता था आपसे? मेन जो प्रोडक्ट था उसका, उसकी सेल वैल्यू से, एक्स से मतलब फाइनल सेल वैल्यू से, और जेड क्योंकि आगे नहीं जा रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ से ही आपको। अगर कुछ बच्चों ने एक्स का एनआरवी निकाल के किया, क्योंकि स्टडी मैट में एनआरवी वाला क्वेश्चन था, और यहां पर उसने बोला है बस एक्स की मार्केट वैल्यू लेना, जेड की मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ लेना, तो बस इसी के ऊपर आपको बेस करना था। ना यूनिट्स का क्वेश्चन था, ना एनआरवी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने बेस दिया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था हमारा जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन। आगे चले गए। अगला वाला क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का, एबीसी का। सबसे आसान क्वेश्चन था, क्यों? जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा हमारे पास बीटा लिमिटेड 50,000 यूनिट्स बना रही है, फिर ये यूनिट्स बना रही है एबीसी की, 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखिए क्या दिया, ये बेस दिया है आपको। इन्हें कॉस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स। ये बेस है आपके लिए किन खर्चों को बांटने के लिए? इन खर्चों को, जैसे रेंट एंड रेट्स है। अब कई जिन्होंने पढ़ रखा है वो बता सकते हैं रेंट एंड रेट्स को किस पे बांटेंगे आप? फ्लोर स्पेस पे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को किस पे बांटेंगे आप? लेबर आवर्स पे भी बांट सकते हैं, लेबर आवर्स की जगह मशीन आवर्स पे बांट सकते हैं, पावर कंजम्पशन पे बांट सकते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट लेबर को किस पे बांटेंगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस पे बांटेंगे? फिर से मशीन आवर्स पे। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते थे अमाउंट को। फिर आपको सिंपल यहाँ पर ओवरहेड रेट वगैरह कंप्यूट करना था, और इस क्वेश्चन में और कोई भी नई चीज नहीं थी, सबसे सिंपल क्वेश्चन था एबीसी का। नेक्स्ट, तो इन्होंने पहले क्वेश्चन ने कहा था कि आप ओवरहेड रेट निकालिए, जिसमें लेबर आवर से डिवाइड करके आपको एक बार रेट बताना है, फिर एबीसी के हिसाब से इंडिविजुअली। तो अगर आपको क्वेश्चन करना आना है तो आपने ये टोटल कर लिया है खर्चे का, फिर यहाँ पर लेबर आवर्स का टोटल कर लीजिए, ये रहा लेबर आवर्स का टोटल कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया, लेबर आवर रेट निकल गया। फिर हर एक प्रोडक्ट को डिटेल में जाके इनको नंबर ऑफ इससे आपको डिवाइड करके एबीसी कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनानी थी, जो कि सबसे आसान काम है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, और किस चीज से क्वेश्चन आया है ये देख लेते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको मैक्सिमम, अगर किसी बच्चे ने लिमिट वाला क्वेश्चन किया है, लिमिट वाला क्वेश्चन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक चीज को लिमिट कर दें कि नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड हैं, तो बताइए कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाए जो प्रॉफिटेबल रहे। एक क्वेश्चन ऐसा स्टडी मटेरियल के अंदर है जिसमें लिमिट लगा दी जाती है कि मैक्सिमम लेबर आवर्स हमारे पास इतने बचे हुए हैं, या मैक्सिमम यूनिट्स हम इतनी बना सकते हैं, मशीन आवर्स इतने बचे हुए हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन है ऐसा स्टडी मटेरियल में, जिस बच्चे ने वो किया होगा तो वहां पर मिक्स बना के आ गया होगा, जिस बच्चे ने नहीं किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हुआ होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 5th क्वेश्चन। क्या कहता है फिक्स क्वेश्चन, ये देख रहे हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और हमसे वेरिएंसेस निकालेगा। देखना जरा ध्यान से, ये रहा मटेरियल वेरिएंस, ये रहा आपका लेबर वेरिएंस, ये रहा आपका ओवरहेड वेरिएंस। तो कई बार हमें क्या लगता है कि मटेरियल वेरिएंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कंबाइंड क्वेश्चन भी आना चाहिए जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन में कंबाइंड वेरिएंसेस निकालने के 2 प्रैक्टिकल मार्क किए थे। अगर आपको कंबाइंड वेरिएंसेस निकालने हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जिसने 2 क्वेश्चन कर लिए होंगे उसने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। इंडिविजुअली वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में फंस गए होंगे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में, जिन्होंने कंबाइंड तरीके से क्वेश्चन नहीं किया कभी भी, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों के वेरिएंस एक साथ निकाले जाते हैं।
तो ये आ गए हम कौन से वाले क्वेश्चन पे, ये आ गए थे हम 5th वाले क्वेश्चन पे। तो 5th का ए पार्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बी पार्ट क्या बोला है हमारे, उसने कहा इंडिकेट करिए अंडर और ओवर करिए और इनका इफेक्ट बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा 94,000 है, कॉस्ट में खर्चा कितना है 90,000। तो इसका मतलब अंडर रिकवरी है, ओवर अंडर रिकवरी है, इसका ट्रीटमेंट बताना है आपको कि अंडर रिकवरी तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा। देखिए एक खर्चा फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिखा हुआ है, इससे कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा। तो खर्चा फाइनेंशियल अकाउंट्स का ज्यादा लिखा हुआ है, इससे जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है वो कम आ गया होगा और कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा। तो आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल रिकंसिलिएशन जैसा इंपैक्ट दिखाना था आपको कि कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे कैसा इंपैक्ट आएगा। तो इसमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट को कम करना है, इसमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट में कॉस्टिंग का खर्चा ज्यादा कम दिखाया हुआ, फिर से क्या है अंडर रिकवरी। तो जो ट्रीटमेंट इसमें हुआ था वही ट्रीटमेंट इसमें होगा, इसमें भी माइनस होगा आपका प्रॉफिट। इसमें ज्यादा दिखाया हुआ खर्चा, इससे कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसमें प्लस करेंगे। ये ओवर रिकवरी का केस है, इसमें भी प्लस करेंगे क्योंकि ओवर रिकवरी का केस है, और इसमें भी प्लस करेंगे क्योंकि लेकिन ओपनिंग स्टॉक खर्चा है। क्लोजिंग स्टॉक में ध्यान रखना था, क्लोजिंग स्टॉक में यहां पर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा का मतलब यहां पर है कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो इस वाले को आपको माइनस करना था। बस इतना सा क्वेश्चन था। रिकंसिलिएशन अगर आती होगी तो आपको ओवर अंडर रिकवरी बतानी थी, मतलब किसमें ज्यादा आ रहा है कॉस्ट में, किसमें कम, प्लस माइनस बताना था और कुछ भी नहीं करना था। और उन्होंने बोला यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसने कहा बना के दिखाने की जरूरत नहीं, बस ट्रीटमेंट बता दीजिए क्या होगा, मतलब इतना सिंपल पेपर था। उसके बाद उन्होंने बताया लेबर टर्नओवर जो हाई होता है इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाती है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं। हमको 12th क्लास में बिजनेस में पढ़ाया जाता है लेबर टर्नओवर क्या होता है, वहां से भी पढ़ा होगा आपने तो बता दिया होगा। जब भी पुराने लेबर्स जाते हैं, नए लेबर की रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगती है, उसे फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इंडक्शन ट्रेनिंग हैबिचुअल होने में, एफिशिएंसी आने में टाइम लगती है। इससे जो लेबर कॉस्ट है हमारी ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, रिक्रूटमेंट की, वो बढ़ जाती है, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो थ्योरी क्वेश्चन था ये। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पूछा था, ये भी एक थ्योरी टॉपिक है। उन्होंने पूछा था कि इनके बेस बताइए कुछ बढ़िया से बांटने के लिए। जैसे क्वेश्चन बोला मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप, तो किस पे बांटेंगे, मशीनर पे बांट सकते हैं। और इंस्पेक्शन तो नंबर ऑफ किस पे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे बांट सकते हैं। टूल रूम है तो नंबर ऑफ पे, टाइम कीपिंग आपका नंबर ऑफ लेबर्स पे बढ़ता है। अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं स्टडी बैठ के तो इनके बेस आपको याद होंगे, वो आप बता सकते हैं। जैसे पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक पावर, तो आप किस पे बांट सकते हैं, आप इसे हॉर्स पावर पे बांट सकते हैं। पता नहीं कितने क्वेश्चन किए, मतलब थ्योरी क्वेश्चन था। अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल भी अटक रहा था तो वो इसमें थ्योरी आराम से अटेम्प्ट कर सकता था, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी थी। जैसे हाउ वुड यू ट्रीट द नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट में कई बार बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं। मैंने पिछले अटेम्प्ट में ही बताया था कि प्रोसेस अकाउंट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ही लगे रहकर वहीं फंस जाते हैं कि वेटेड समझ में आ गया तो फीफो नहीं आया, फीफो आ गया तो वेटेड नहीं आया। पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था और मैंने बोला था कि जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, ये रही प्रोसेस कॉस्टिंग, तो पहला क्वेश्चन आता है प्रोसेस अकाउंट्स का, तो पहले आप उस पर ध्यान दीजिए कि प्रोसेस अकाउंट्स बनते हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट में प्रोसेस अकाउंट्स का क्वेश्चन आया था, इस अटेम्प्ट में प्रोसेस का क्वेश्चन आया ही नहीं, तो बच्चे काफी डिसअपॉइंट भी होंगे और जो पढ़ के नहीं गए बड़ी खुश हो रहे होंगे। अगले अटेम्प्ट में आप कुछ एंटिसिपेट करके ना जाए, बस हर तरीके क्वेश्चन कवर करके जाए। यही तरीका होता है सीए वाले एग्जाम को, किसी प्रोफेशनल एग्जाम को क्रैक करने का। ये एक थ्योरी क्वेश्चन था कि नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम नॉर्मल लॉस को यूनिट्स में से भी माइनस करते हैं, उसके अमाउंट को भी माइनस करते हैं और वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा देता है, मतलब कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट के अकाउंट बना के किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये और आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी थी। देखो ये वाला 5 नंबर भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और ये वाला 5 नंबर भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अगर किसी बच्चे का कोई भी पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहा होगा तो लास्ट में जाके इन 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकता था। ये बात रही कॉस्ट की। अब हम कॉस्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे, आंसर वगैरह क्या आएंगे वो जब सॉल्यूशन वीडियो आएगी तब की बात करेंगे हम। अब हम वापस आ गए हैं टैक्स पे। सुपर 30 से पहले मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी पहले भी जो हमने बनाई थी वो ऐसी ही स्ट्रेटेजी थी और काफी काम आई थी, जिसमें मैंने तरीका आपको बता दिया है। चैनल पे जाना, टैक्स स्ट्रेटेजी के नाम से वीडियो होगी, आप उसे चेक करिएगा और काफी बच्चों ने उससे हेल्प ली थी लास्ट टाइम। ये मैं दोबारा दिखा दूं आपको, 6 मंथ्स पहले वाली वीडियो में जाइएगा और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा टैक्स स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। वहां पर 8000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं, तो आप भी देखिएगा, इस बार भी टैक्स की स्ट्रेटेजी में काम आएगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अगले आने वाले पेपर की। अगले आने वाले पेपर में आपके पास 2 तरीके के टैक्स हैं, पता है आपको, इनकम टैक्स, जीएसटी, 60 नंबर, 40 नंबर, ये तरीके का रेशियो रहता है। कई बार लोग क्या बताते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, हमारी स्ट्रेटेजी अलग है। वो कहते हैं पहले जीएसटी से शुरू करो, आज के दिन जीएसटी खत्म कर दे। प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तुम कॉस्ट का पेपर देके आए हो और बस कह दो कि जीएसटी खत्म कर दे, तुम एग्जामिशन लेके बैठ जाना। अगर एग्जामिशन भी रात में खत्म हो जाए तो ये सिर्फ कहने की बात है। एग्जामिशन, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल वगैरह, तो आप जो स्टार्ट करेंगे वो करना चाहिए आपको इनकम टैक्स। होता क्या है पेपर में कि सब चाहते हैं कि जीएसटी पहले खत्म कर ले, जीएसटी का पेपर आसान आएगा, उल्टा कर देता है वो इनकम टैक्स का पेपर आसान दे देता है, जीएसटी का पेपर घुमा देता है। तो जो बच्चे जीएसटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के गए थे, इनकम टैक्स को कम टाइम दिया था, वो फंस गए उसमें, क्योंकि जीएसटी मुश्किल बना दिया, इनकम टैक्स अच्छे से रिवाइज नहीं किया। तो पहला जो आपका सुपीरियर टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कैसे रिवाइज करें,
इनकम टैक्स के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन करने से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा। फिर मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा कि उन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, आप कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लीजिएगा, उन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। तो पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो जीएसटी की डिस्कशन होगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं जीएसटी में सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे नहीं सर जीएसटी की भी चाहिए आपको, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर जीएसटी की वीडियो चलेगी, चाहिएगी, और इसके लिए मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आप बोलोगे तो मैं आपको जीएसटी की वीडियो कल 4 बजे शाम तक अवेलेबल कराऊंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तब। अदरवाइज जीएसटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं। दूसरा पॉइंट है अमेंडमेंट्स का। तो जो भी बच्चे अमेंडमेंट्स, क्योंकि इस बार आए हैं अमेंडमेंट्स काफ़ी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, टीडीएस में भी है, रिटर्न में भी है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी अमेंडमेंट्स है। तो अगर आपने अमेंडमेंट्स जहाँ से भी क्लासेस ली हैं वहाँ से कवर कर ली हैं तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर आप ही अमेंडमेंट कराओ सारी, और आप इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी बताओ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो भी बताओ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे कि सर ये भी चाहिए हमें। जो आप रिक्वायरमेंट बताएंगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। बाकी वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह जो मैं बताता हूं आपको, वो तो तरीका है ही आपके पास। 2 चीज़ों के लिए आप मुझे बता रहे होंगे कि अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए, कि जो भी इनकम टैक्स की जीएसटी की अमेंडमेंट है पहले वो वीडियो में चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर जीएसटी की भी वीडियो चाहिए, तो दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर करेंगे हाँ सर मुझे ये वीडियो चाहिए। और अगर मेजोरिटी बच्चों को चाहिए होगी तो ही मैं अपलोड करूंगा, कुछ कम बच्चों को चाहिए होगी तो मैं इंडिविजुअली नोट्स वगैरह से उन्हें बता दूंगा, ठीक है। तो ये आ गए हम इनकम टैक्स में। जब भी आप जैसे मान लीजिए उठाया आपने रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जैसे ही आप उठाओगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझ में आया कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, स्कोप, तो मुझे लगता है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो। अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो 120 डेज वाली अमेंडमेंट, एक तो 120 डेज वाली अमेंडमेंट प्लस उसे 15 लाख से इनकम ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्ट 15 लाख पे अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए। जो रेजिडेंट इंडिया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लीव करता है या बाहर रह रहा है, विजिट करने आ रहा है इंडिया का ओरिजिन वाला पर्सन है, ये इंडिया का रेजिडेंट है, सेटल्ड आउटसाइड है, विजिट करने आ रहा है, तो इसमें एक्सेप्शन 60 डेज वाली जो 2 एक्सेप्शन है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंटरिंग और साइनिंग ऑफ वाली डेज को भी नहीं इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज जब इंडिया से जा रहा है और जब इंडिया में आ रहा है, दोनों डेज को विद इन इंडिया मानते हैं। स्कोप के क्वेश्चन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने 8 की है, और इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने कहा सुपर 30 हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस को मेजॉरिटी चैप्टर से कवर किया गया है। स्टडी मैट के ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन कौन सी है, प्रैक्टिकल कौन सा है, सब इसके सामने लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने ही स्टडी मटेरियल में। तो इन 30 क्वेश्चन को तो आप जरूर 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 करके जाएंगे। दोनों ही चीजें आपको कंबाइंड एक ही पीडीएफ के अंदर नीचे मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर सकते हैं। मैं आगे टैक्स की स्ट्रेटजी पे फटाफट। तो आप 3 तरह की कैटेगरी बनाना रेजिडेंशियल स्टेटस में। एक तो आपको अमेंडमेंट और एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए यहाँ पे कि क्या अमेंडमेंट है, क्या एक्सेप्शन है, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है, और स्कोप का मतलब कौन सी इनकम डीम्ड टू अक्रूव और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। इन सभी को अगर आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ गया हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में फिर से जो इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है आजकल, वो 3 हाउस वाला चल रहा है कि बताइए कौन सा हाउस। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 2 हाउसेज हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ले सकते हैं। पहले ये चीज 1 हाउस के लिए थी, बाद में चेंज करके 2 हाउस के लिए कर दिया। इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लीजिए। पार्टली लेट आउट का मतलब कुछ हिस्सा लेट आउट में, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो वो वाला क्वेश्चन करना है तो इलस्ट्रेशन 9 प्रैक्टिकल 3। अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड फॉरेन हाउस वाला प्रैक्टिकल नंबर 4 है। फॉरेन हाउस वाला अगर क्वेश्चन करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन भी बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। इनकम टैक्स में कैसा भी पेपर बना सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक कैटेगरी आप कम से कम कवर करके जाइए कि कन्वर्जन का मतलब स्टॉक एंड ट्रेड से कन्वर्जन कर रहा है कैपिटल एसेट में, कैपिटल एसेट से स्टॉक एंड ट्रेड में जा रहा है, तो किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होती है। दूसरा देखिए स्लम सेल वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो पूरे के पूरे यूनिट ही हम बेच देते हैं तो किस तरीके से WDV वगैरह निकालते हैं। उसके अंदर शेयर्स वाला क्वेश्चन, राइट शेयर, बोनस शेयर की कॉस्ट नील होती है, और 1/4/2001 से पहले वाली होगी तो मार्केट वैल्यू लेंगे, अदरवाइज नील होगी, वो आपको पता होना चाहिए। राइट शेयर के केस में आपको पता होना चाहिए कि रिनाउंसर के लिए कॉस्ट क्या होती है, रिनाउंसी के लिए कॉस्ट क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अगर कैपिटल गेन का करना चाहते हैं वो 6th और 7th क्वेश्चन होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि आपने 2003 में मान लीजिए परचेज की थी, 5 में कोई इंप्रूवमेंट कराई, इंडेक्सेशन कब देना है कब नहीं देना है, तो वही सारी चीजें हैं। 15 फ्लैट वाला एक क्वेश्चन है, जनरली तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया और आपने नहीं किया हुआ तो वो आपसे होगा नहीं। तो मेरा सजेशन है आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर 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 करके जाएं। ये ऐसा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो सॉल्व नहीं होगा, ये बात की गारंटी। बाकी गिफ्ट वगैरह इनहेरिटेंस में जब मिलती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर पीजीबीपी में आ जाइए। पीजीबी तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है, कसम खा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका टैक्स में, वो इनकम टैक्स के अंदर वो पीजीबीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन होता है। तो पीजीबीपी के आपको अगर बहुत ज्यादा नहीं करके जा रहे हैं तो जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप पीजीबीपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 क्वेश्चन में अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव पीजीबीपी रिवीजन हो रहा है तो आप जरूर करके जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको कवर्ड मिल जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स अलाउड डिसअलाउड वगैरह वाले सारे। उसके बाद सैलरी के अंदर आ गए तो सैलरी के अंदर आपको पता है एचआरए वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं तो ये इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने हैं आपको इलस्ट्रेशन 20, 21, प्रैक्टिकल 4 और 5, कुछ क्वेश्चन मैंने सुपर 30 वाली लिस्ट में भी डाले हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो वहां वो वाले क्वेश्चन कर लोगे तो मैक्सिमम प्रोविजन आपके सैलरी वाले इसमें कवर्ड हो जाएंगे। डिडक्शन के अंदर तो सब इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट लगाए थे उसमें उससे कर लिए, या सारे इंपॉर्टेंट मतलब डिडक्शन कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए थे भी बताने वाला हूं जिससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो डिडक्शन हो, एडवांस टैक्स हो, या फिर आपका सेट ऑफ वाला चैप्टर हो। अब मैं यहां से आपको अगर क्वेश्चन करने हैं तो ये सीरीज के नाम लिखे हुए कि ये अगर आपको डिडक्शन करनी है तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। टीडीएस अगर आपको करना है जिसमें अमेंडमेंट भी है और हमेशा एग्जाम में टीडीएस आता है तो उसके लिए आपको इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टीसीएस के 2 क्वेश्चन है, लास्ट अटेम्प्ट में आया भी हुआ है तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन आपको करना है वो उसके लिए प्रैक्टिकल नंबर 6 है कि अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं टैक्स की तो किस तरीके से इंटरेस्ट निकलता है, या रिटर्न नहीं भरते तो किस तरीके से इंटरेस्ट लगता है। 234 वाली जो सीरीज है तो वो आप जरा ध्यान रखेंगे। अदर्स के लिए मैंने लिखा है क्लबिंग आईओएस। मैं आपको अब लिस्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर ने जो आपको स्ट्रेटेजी बनाई है वो आप फॉलो करेंगे। इनकम टैक्स के मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगते हैं इतने टाइम से जो टैक्स का पेपर एनालाइज करते करते वो कौन से हैं वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका टीडीएस और टीसीएस और एडवांस टैक्स, जो भी चैप्टर है पूरा मतलब पूरा चैप्टर का नाम ही लिख देता हूँ, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, जिसमें से टीडीएस और टीसीएस वाला पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी आएगा और अलग से भी आएगा। टीडीएस को मैं और इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, आना ही आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा चैप्टर कौन सा है? पीजीबीपी चैप्टर है, लेकिन वो लास्ट में लिखूंगा, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो सबको ही पता है, पहला वाला क्वेश्चन आएगा उससे। दूसरा चैप्टर है सेट ऑफ, तीसरा चैप्टर है क्लबिंग। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन इनके क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं एग्जाम में। फोर्थ है आपका डिडक्शन, हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। एक बार को ऐसा हो सकता है कैपिटल गेन नहीं आया है, एक बार को ऐसा हो सकता है सैलरी नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के ना आए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिफ्थ एक चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है कि आपको बाकी सारी चीजों की नॉलेज है, स्लैब रेट्स वगैरह पता है आपको, 115 जो आपको पता है स्पेशल तरीके से निकाले जाते हैं, 18.5% वाले, अलग से स्लैब रेट वाले। तो अगर आपको पूरी नॉलेज होगी टैक्स की तब आप वो क्वेश्चन उठा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मेरे हिसाब से आप सैलरी इस बार पढ़ के जाइएगा, मुझे लगता है सैलरी का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन तो हर बार आता है, सर आपने तो सारा सिलेबस ही लिख दिया। मैंने 6 चैप्टर लिखे हैं बस, और एक रिटर्न जिसके अंदर अमेंडमेंट है। 7 चैप्टर मैंने लिखे हैं आपके, इसमें से आपको पेपर जरूर दिख रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि सैलरी नहीं करके जाना है तो सैलरी की जगह आप हाउस प्रॉपर्टी करके जाइएगा, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको कंफर्म दिख जाएगा। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं, लिस्ट आपके सामने ऊपर है, कंफर्म पक्का पक्का करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो 7 मैंने यहाँ पर चैप्टर लिख दिए हैं, अरे नालायक, ये 7 चैप्टर्स हैं आपको। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सुपर 30 वाले क्वेश्चन जो मैंने नीचे लगाए हैं, इसमें कुछ आरटीपी, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल वगैरह क्वेश्चन मैंने लगाए हैं इसके अंदर, जो मैक्सिमम प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे होंगे। आपको सुपर 30 वाले बच्चे जो ब्लाइंडली सुपर 30 को फॉलो करना चाहते हैं वो वाले बच्चे होंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने तैयारी ढंग से की हुई है वो पहले इस लिस्ट को रेफर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप सुपर 30 वाली चीज को फॉलो करिए। दोनों के लिए एक ही पीडीएफ होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिएगा। लाइक शेयर, हम लाइक वाली चीज में इस चैप्टर के लिए इस वीडियो के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जब भी आप लाइक करते हैं तो आपके जितने भी तरीके के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे हैं तो उनके होम पेज पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चली जाती है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जैसे लास्ट वाले टाइम पे जो हमारी वीडियो थी वो काफी ज्यादा बच्चों ने लाइक की थी और 8-9 हजार बच्चे देख भी रहे थे उसको। तो इस वीडियो के लिए भी आपसे ऐसी ही उम्मीद है कि आप लाइक वगैरह कर देंगे और बाकी अपने जूनियर सीनियर्स को रेफर कर देंगे। अगर आपको कॉस्टिंग वाली पीडीएफ से समझ में आया कि पेपर में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि अगर आपको चाहिए 2 चीजें, कौन सी चीज? जीएसटी की स्ट्रेटेजी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे तो मैं करूंगा। और अमेंडमेंट के लिए भी, वैसे तो आपको अमेंडमेंट अब तक कवर कर लेनी चाहिए, अगर फिर भी नहीं हुए तो लास्ट मिनट में कैसे शॉर्ट तरीके से और कम से कम एग्जांपल्स के साथ आप किस तरीके से सारी अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हैं। ये 2 चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कॉस्टिंग का पेपर कैसा हुआ, क्या आपको हेल्प हुई या नहीं हुई, वो चीजें मुझे इन्फॉर्म करना कि हाँ उसमें से पेपर आया था या नहीं आया था और क्या आपकी हेल्प ढंग से तरीके से हो गई थी या नहीं। तो ये आपका लास्ट पेपर है, पूरी एफर्ट डाल दीजिए इसके अंदर। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप मांग सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर। ये ऑपरेटिव रहेगा आपका टैक्स ग्रुप 1 वालों के लिए, बोथ ग्रुप वालों के लिए, ये अगले वाले एफएम और इको के पेपर तक भी एप्लीकेबल रहेगा। तरीका मैं आपको फिर से बता दूं, ये नंबर है, आपको क्या करना है आपको ये भी बता देता हूं। आपको जो भी तरीका है
वो व्हाट्सअप से पूछना है, कॉल व्हाट्सअप कॉल कुछ नहीं करनी। व्हाट्सअप पे आपको क्या करना है, मैसेज करने का तरीका आपको वैसे ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। पहले आपको नाम लिखना है, फिर आपको ग्रुप तो 1 ही होगा आपका अगर टेक्स्ट के पेपर के लिए पूछोगे तो। और जो ग्रुप 2 वाले बच्चे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेरी अभी इस टाइम पे पूछ रहे हैं उनसे क्या हो रहा है कि जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनकी क्वेरीज मिस हो रही है और वो मैसेज नीचे चला जाता है। तो जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं वो टेक्स्ट के पेपर तक इंतजार रखें, बाकी ग्रुप 1 वाले बच्चों को थोड़ा सा भी पूछ लेने दीजिए। तो जो नाम है पहले आप वो बताएंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो बताइए, और फिर जो भी आपका डाउट या क्वेरी या क्वेश्चन है फिर वो आप 3 चीजें क्वेश्चन में मैंडेटरी होनी चाहिए मैसेज में, तभी आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और रिस्पॉन्स विद इन 10 to 15 मिनट्स मैक्स गारंटीड है, ये आपको मिल जाएगा किसी भी क्वेरी जो आप मुझसे पूछेंगे। तो ये रही आपकी टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी। अब इस टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी के साथ आपको कोशिश करनी है कि क्योंकि लास्ट पेपर है, जिन बच्चों का सिर्फ ग्रुप 1 का है, आपका पास होना फेल होना यही पेपर डिसाइड करेगा कि इस पेपर की तैयारी आपने कैसी की है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बाकी जो भी स्ट्रेटेजी आपको किसी और ने बता रखी है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। कम समय के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जो डाउट होगा मैंने आपको वो तरीका बताया।